अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मईशत के हवाले से एक तरफ हुकूमती दावे हैं तो दूसरी तरफ अपोजिशन के इल्जामात। 11 जून को बजट पेश होना है, इस हवाले से खासी सरगर्मी और बहस चल रही है। हुकूमत और अपोजिशन है मुआशी आदाद शुमार की ऐसा लगता है कि एक जंग चल रही है। एक सच हुकूमत का है और एक अपोजिशन का। बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि गंदम और गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार अगर हुई है तो आटा और चीनी महंगी कैसे हो गई। सनती तरक्की के दावे मज़ाक़ खेज हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी आज ये कहा कि हुकूमत के जो आदाद शुमार हैं उनके हवाले से गलत बयानी की जा रही है। मुस्लिम लीग नून आज एक कदम और आगे गई और एक प्री बजट सेमिनार का इस्लामाबाद में इनेकाद किया, जिसमें मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे उन्होंने हुकूमती आदाद शुमार को झुटला दिया। इस सेमिनार में शहबाज शरीफ ने कहा कि आम आदमी की महंगाई ने कमर तोड़ दी है। मिफ्ताह इस्माइल ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि बेरोजगारी में इजाफा हुआ है और बजट खसारा बढ़ गया है, जबकि आमदन जो है वो कम हो गई है। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि अगर मईशत बेहतर हो रही है तो मुआशी टीम में तब्दीलियां क्यों की जा रही हैं। इस सेमिनार में खुरम दस्तगीर, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार ने भी खिताब किया। अब मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो आदाद शुमार जो उन्होंने आज दिए हैं ये तस्दीक शुदा हैं और हुकूमत के अपने ही इदारों से लिए गए हैं। जालसाजी और गलत आदाद शुमार की बिना पर एक रोजी पिक्चर पेश करने की एक भोंडी हरकत कर रही है। इसके जवाब में हुकूमती वज़रा ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर खजाना शौकत तरीन, वज़ीर तवानाई हमाद अजहर और वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार मौजूद थे, जिसमें उनका यह कहना था कि डॉलर मसनूई तरीके से मुस्तहकम रखने और मुस्लिम लीग नून के दौर में जो गलत मुआशी पॉलिसियां थी उनकी वजह से मुल्क पीछे गया और अब मईशत दुरुस्त सिमत में बढ़ी है। शौकत तरीन ने दावा किया कि मुआशी शरह नमू को अगले साल 5 और फिर 6% तक भी लेकर जाएंगे। मैं तो हैरान हूं कि ये जो टीम जो आज कर रही थी ये वही टीम है जो मुल्क को डिफॉल्ट के करीब लाके छोड़ी। मुस्लिम लीग नून के आखिरी 17 माह में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को तकरीबन आधा किया गया। जो बच गए थे वो शॉर्ट टर्म स्वैप्स लिए गए, यानी कि उनका भी सौदा कर दिया गया था। ये हुकूमत पॉजिटिव सोच रखती है। हम अभी फोकस करेंगे, हम इसको इकोनॉमी को जो है स्टेबलाइजेशन से लेके हम एक किस्म से ग्रोथ मोड में लेके जाएंगे, इसको बढ़ावा दें। आज दो और अहम रिपोर्ट सामने आई है। एक तो स्टेट बैंक की माली साल की जो दूसरी छमाही रिपोर्ट है वो भी जारी की गई और उसके मुताबिक मुआशी बहाली के असरात अब नुमायां होने लगे हैं। ज़रई, सनती और जो दीगर सेक्टर्स हैं वहाँ पर जो मईशत है वो मुख्तलिफ शोबे जो है वो अब तरक्की जो है वो दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ वफाकी इदारा शुमारियात की पिछले साल होने वाली महंगाई की रिपोर्ट भी सामने आई है और उसके मुताबिक मुल्क में जो है वो महंगाई का राज रहा है, मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। अब ये सारे जो आदाद शुमार दोनों तरफ से आ रहे हैं, हुकूमती आदाद शुमार दुरुस्त हैं या अपोजिशन के? क्या वाकई सूरत हाल में बेहतरी आई है या अबतरी? मईशत सियासी चैलेंज भी है। अपोजिशन ने बजट के बाद मुजाहरों का ऐलान कर रखा है, जबकि सिंध के कुछ शहरों में महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने मुजाहरे भी किए हैं। अगर तो सिमत दुरुस्त हो गई है तो इसका समरात अवाम तक भी पहुंचने चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? एक तो आज के प्रोग्राम में इस पर बात होगी। दूसरा, पीडीएम की सियासत और शहबाज शरीफ की सियासत पर भी आज जो है वो बात करेंगे कि क्या इस बजट के बाद हुकूमत के लिए कोई बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज है या नहीं। इस पर भी जो है वो प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के जो प्रोग्राम में मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करा देता हूँ। शहरियार अफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहरियार अफरीदी साहब। आगा रफीउल्लाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, लिंक के जरिए मौजूद हैं। आगा रफी साहब थैंक यू सो मच आपके वक्त का। और मलिक अहमद खान साहब मुस्लिम लीग नून से, वो आज की इस डिबेट में जो है वो हमारे साथ शरीक होंगे। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त का। मैं पहले ये मईशत पे बात कर लेते हैं, जो आज ये जो आदाद शुमार दोनों तरफ से जो है वो दिए जा रहे हैं और उसके बाद फिर बजट इजलास और बजट के बाद जो सियासी सूरत हाल है उस पर जो है वो बात करेंगे। शहरियार अफरीदी साहब, ये हुकूमत के आदाद शुमार हैं, अपोजिशन के आदाद शुमार हैं। अपोजिशन भी आज जो उन्होंने सेमिनार किया उन्होंने कहा ये तमाम आदाद शुमार हमने हुकूमती वेबसाइट से लिए। एक किसकी बात पर एतबार करें कि कौन ठीक कह रहा है कि क्या मईशत बेहतर हो रही है या नहीं बेहतर हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे आपके लिए आज आप ही का सवाल, ये बदगुमानी बदएतमादी क्यों है? हम क्यों एक दूसरे को वैल्यू नहीं करते?
बाहर की हर चीज को ओन क्यों करते हैं, अपनी ओन नहीं करते? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है पूरी कौम के आगे। अच्छा, जब आपका किरदार, आपका अमल और आपकी अप्रोच जाती हो तो फिर मुल्क की मफादात पे सौदेबाजी होती है। जिस तरह अगेंस्ट रुपी डॉलर को मोर देन 20 बिलियन यूएस डॉलर डुबो दिए, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पे रखा, फज फिगर्स देते रहे आईएमएफ वर्ल्ड बैंक को। और सबसे बड़ी बात यह कि आम आदमी से वोट मांगते हैं, सब्सिडीज, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बसेस, क्या क्या दी। फिर सिटीजन फ्रेंडली बजट। आम 18th अमेंडमेंट के बाद हुआ क्या कि जो जिम्मेदारी रियासत की थी, जो डिस्ट्रिक्ट प्राइस कमेटीज थी, जो आम आदमी दाल, चावल, आटा, घी, चीनी, बेसिक कमोडिटीज, सब्जियां, 18th अमेंडमेंट के बाद तमाम तर जिम्मेदारी सूबों की है। अच्छा। दाली वफाक पे जाती है। फिर इसी तरह जब गंदम की बात आए, जब एक सूबे में गंदम की बोरियों में मट्टी हो, रेत हो और वो परचेजिंग टाइम पे करे ना, उसको भी छोड़ दें। जब ज़रूरी मुल्क में वो लोग जो किसान, उनको मिडल मैन नोच रहा हो, चूस रहा हो और माफियाज को कोई हाथ डालने वाला ना हो, और आज जब माफियाज पे हाथ डाल रहे हैं तो कहा जाता है कि जी ये इमरान खान इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। आज ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम और सबसे बढ़कर ये जुडिशियल रिफॉर्म्स, नैब पे रिफॉर्म्स पार्लियामान में करने हैं, वहां पे नहीं करते। सबसे बड़ी चीज आज मूडीज, आज पाकिस्तान कोविड में दुनिया की मार्केट श्रिंक क्या कोलैप्स कर गई। 7 हिंदुस्तान 7.34 माइनस में चला गया। अच्छा। इन कोविड के हालात में पाकिस्तान का 1,75,00,000 खानदानों के लिए 12,000। फिर आपका वो नंबर्स वाला क्या मसला है? ये नंबर्स का क्या करें? नंबर देखिए, मूडीज माने, आपकी माने, ना मेरी माने ना उनकी माने। अच्छा। रेटिंग्स, आईएमएफ पॉजिटिव। अच्छा। ये क्या प्रेडिक्शंस है? पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट को बिठाएं, उनसे पूछें। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट आपका 3 चीजें मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि इस वक्त वो 19.2 बिलियन जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, 19.2, आज 950 मिलियन सरप्लस है। अब मुझे बताएं, ये जो अच्छा, वैसे इस हवाले से भी डिस्प्यूटेड फिगर्स हैं, ये चले मैं बाद में करता हूं बात, बट करंट अकाउंट डेफिसिट की आज की जो है वो शायद गालिबन, इनकरेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये मैं चेक पे करवा लूंगा कि वो बढ़ गए, वो उसमें और ज्यादा जो है वो इजाफा हुआ है। इंडस्ट्रीज 9.6% ग्रोथ है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन 8% है, एग्रीकल्चर 2.8, 62% ट्रैक्टर्स। सो द पॉइंट इज कि ये सब चीजें, नंबर्स जो हैं वो ठीक हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, असल में बात क्या है, ये जो जितना टोला, चाहे वो पीडीएम, चाहे ऑपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव चीज इनके पास कोई है नहीं। ये माजी में जो कर चुके हैं, जो इनका वतीरा रहा है, इनकी अपनी किरदार के ऊपर ये एक पार्टी बाहर बैठी हुई है। फजिंग सर वो कर रहे हैं, देखे ना, मतलब एक तरफ आपके फिगर्स हैं, आपका आर्गुमेंट है, दूसरी तरफ उनके फिगर्स हैं, तो अगर आप ठीक कह रहे हैं तो फिर फजिंग तो वो कर रहे हैं। देखें, आईएमएफ ने क्या कहा इसाक डार के बारे में, मैं नहीं कह रहा। मुझे एक और चीज बताएं, अगेंस्ट डॉलर रुपी आर्टिफिशियल ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, बट आपने क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने एक बात दरमियान में की कि ये जो प्राइस कंट्रोल है ये सूबाई हुकूमतों और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डाला वफाक पे जाता है। डाला वफाक पे। मैं आगा रफीउल्लाह साहब से जरा पूछ लूंगा, आज सिंध के कल भी मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हुए हैं, आगा रफीउल्लाह साहब, कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं जो है वो निकाले हैं। ये बात आज हुकूमत की तरफ से भी की गई और फरूख हबीब साहब ने भी की, उन्होंने कहा प्राइसेस कंट्रोल करना तो आपकी जिम्मेदारी है और आप ही महंगाई के खिलाफ जो है वो जुलूस निकाल रहे हैं, क्यों सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला ये है कि शुरू कहाँ से करूँ। मेरे कुलीग शहरियार अफरीदी साहब जो हैं वो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं।
अगर वाकई में महंगाई इन 4 सूबों में सिर्फ सिंध में है, KPK में, पंजाब में और बलूचिस्तान में महंगाई नहीं है, सिर्फ सिंध में महंगाई है, सिंध में आम आदमी को ये चीज़ें महंगी मिल रही है, फिर तो बिल्कुल हकीकत है कि सिंध हुकूमत और यहाँ हमारी सूबाई हुकूमत का फेलियर है कि हम प्राइस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगरचे ये हमसे बुरा हाल पंजाब का है, उससे बुरा KPK का है, उससे बुरा बलूचिस्तान का है, तो फिर वहां पर भी सिंध हुकूमत की नाअहली है कि वो प्राइस का इशू ये नहीं है। देखें, मैं आज ये 4, 5, 6 दिनों से जब से हुकूमत पाकिस्तान का, PTI की हुकूमत का ये गोरख दंदों का, इंसों का इन्होंने शुरू किया है, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे शौकत तरीन साहब की जो आदाद व शुमार है वो और बढ़े, और इसके बढ़ने से पाकिस्तान को फायदा होगा ना। देखें, ये एक बेवकूफों वाली बात है कि मैं बोलूं कि नहीं वो गलत है। अच्छा, अल्लाह ना करे वो गलत हो, अल्लाह करे वो सच हो, अल्लाह करे ये फिगर सच हो, अल्लाह करे ये इनसे जो ये बता रहे हैं ये और बढ़ जाए, तो पाकिस्तान की आवाम को क्या फर्क पड़ रहा है? हम उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप अपोजिशन जो इनसे लेके आ रही है या गवर्नमेंट जो आदाद शुमार बता रही है, उसको क्यों हम उस पर क्यों बहस कर रहे हैं? हम सबसे बेहतर बात ये नहीं है कि हम इस बात पे बहस करें कि क्या पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम इस टाइम कंफर्टेबल जोन में है? क्या ये स्कूलों की फीसें दे पा रहे हैं? क्या ये अपने बच्चों की परवरिश उस तरीके से कर पा रहे हैं जैसे होनी चाहिए? अगर ये आपका ग्रोथ लेवल या आपकी जो आदाद शुमार इस लेवल पे हो, तो फिर लिविंग स्टाइल इंसानों का कैसे होना चाहिए, फिर आपकी गुर्बत किस लेवल पे होनी चाहिए? हम इस पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अगर सिर्फ सिंध में रेट ऊपर है और बाकी 3 सूबों में महंगाई नीचे, फिर तो शहरियार अफरीदी साहब की बात का वजन है, चाहे वो फरूख हबीब साहब करें, उनकी बात का वजन है। मसला यहाँ पर सिंध का नहीं है, मसला यहाँ पाकिस्तान का है। बात यह कि पूरे पाकिस्तान में आप हिंसों से जितने मर्जी और बढ़ा लें, उससे लोगों का पेट नहीं भरेगा। आपके इनसे अपोजिशन कम बताती रहे, आप ना बताएं। आप आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लेके आए, आपको किसी को इनसे बताने की जरूरत ही नहीं है। 22 करोड़ अवाम आपके साथ। मगर अगर हुकूमत ये कहती है, मैं ये उनका आर्गुमेंट आपके सामने रख रहा हूं, हुकूमत ये कहती है कि अभी हमने कुछ चीजें जो है वो ठीक कर दी हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो ये इसके समरात आम आदमी तक भी जो है वो पहुंचेंगे, तो आपको उस पर बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की आपने। अगर जब हुकूमत ये बताती है कि ये जादू की चड़ी या ये पीर साहब का जो दम चू है ये चला है, तो वो बता दे कि इस पीर का चला है, या तो वो हमें बताए लॉजिकली कि जी हमने ये स्टेप उठाए हैं, ये इकदामात उठाए, इस पॉलिसी के तहत हमारी ग्रोथ बढ़ी है। देखें, 39 दिन पहले शौकत तरीन साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर मौजूद है और फिक्स उसी इंटरव्यू और इसी बयानिए के 39 दिन बाद फिर शौकत तरीन साहब आदाद शुमार ये दे रहे होते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम आपको बिल्कुल कतन, हम आपको कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप हो सकता है कि सच बोल रहे हो, लेकिन आप ये तो बताएं कि आपकी ये जादू की चड़ी किस तरह चली। अगर हो सकता है इतनी अच्छी कारकर्दगी हो कि उन्होंने आते ही जो है वो चीजों को ठीक कर दिया हो। ये टीम वाली बात कैसे हो सकता है? उन्होंने, क्योंकि इन्होंने सेक्रेटरी भी बड़े बदले हैं, इन्होंने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन भी जो है वो बड़े बदले हैं। नहीं नहीं, मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट। देखें, अगर बदलने से होते तो इन्होंने सबसे, अगर देखें 1 मिनट लूंगा, अगर बदलने से होते तो इन्होंने अपने कियानी साहब को चेंज किया दवाइयों के स्कैंडल में। दवाइयों पे कोई फर्क नहीं आया, कियानी वहां से चले गए, जनरल सेक्रेटरी बन गए इनकी पार्टी के। फिर उसके बाद एक हेल्थ मिनिस्टर, फिर दूसरे हेल्थ मुशीर, फिर उसके बाद चीनी वाला स्कैंडल। जिस तरह भी मेरे दोस्त ने माफियाज की बात की, वो माफियाज आपके इर्द गिर्द बैठे और फल फूल रहे हैं और आप उनको क्लीन चिट देते जा रहे हैं, NRO देते जा रहे हैं। तो हम आपसे उस बहस में पड़ ही नहीं रहे, वो तो अवाम देख रही है, अवाम खुद फैसला करेगी। हमसे कह रहे क्लीन चिट्स पे जरा करते हैं ना जरा बात। आगे रफी भाई जरा मुझे इजाजत है। मलिक साहब, सर ये किससे फैसला कराएं सर, किसके पास हम जाएं?
कि ये आप लोग ठीक कह रहे हैं, नंबर्स जो है वो दे रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, या गवर्नमेंट जो नंबर्स दे रही है और गवर्नमेंट उन नंबर्स की जो इंटरप्रिटेशन जो है वो कर रही है? जी रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए इसमें बड़ी बेसिक कॉमन सेंस रिक्वायर्ड है, इसमें कोई बड़ी कोई लंबी चौड़ी अरिथमेटिक है नहीं। अच्छा देखिए, बजट आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज की परसूट दो ही हो सकती हैं, इधर या स्टेबिलिटी के लिए हो सकती है या ग्रोथ के लिए हो सकती है। अगर आप स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं तो आपको बड़ी रिफॉर्म करनी पड़ती है, बड़ी रिफॉर्म करनी पड़ती है तो आपको ये सारे बिजली, गैस, एडिबल्स जो कुछ भी है, डॉलर रुपये की पैरिटी, कंट्रोल्ड प्राइस नहीं रखनी पड़ती रुपये की, उसको मार्केट के साथ फ्लो करना पड़ता है, अपने जो बैलेंसेस हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कम करने पड़ते हैं टू ड्राइव द स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी के चक्कर में पहली जो मुशर्रफ इरा थी या जो इसहाक डार साहब के साथ अभी अब बात कर रहे थे, शहरियार भी अभी कह रहे थे, तो वो उसमें ऑब्वियसली एक ग्रोथ स्ट्रेटजी थी, डॉलर रुपये कंट्रोल पे था, आपके इंपोर्ट के बिल्स जो थे वो डिफर करते थे, एक्सपोर्ट के साथ पैरिटी नहीं आती थी, तो वो ग्रोथ स्ट्रेटजी थी। अब ये भी उस पे जा रहे हैं तो 150 पे मेंटेन करना पड़ेगा, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, ये तो बड़ी बेसिक एबीसी कॉमन सेंस है, इसमें कोई लंबी चौड़ी अरिथमेटिक की जरूरत नहीं है। नहीं, बट अच्छा, आप लोग जब गवर्नमेंट के नंबर्स पर शक करते हैं तो क्या वो नंबर्स पर शक है या फिर वो जिस तरह से उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है उस पर? वो रहमान नहीं, वो देखे ना, उस शक किस बुनियाद पे है कि अभी रिसेंटली जब से गवर्नमेंट ने 4% ग्रोथ अचीव करने की प्रोजेक्शन की बात शुरू की, तो जो बड़े एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इसके ऊपर इनकी बेस लाइन जिस डाटा पर ये बात कर रहे हैं कि हम 4% ग्रोथ मेंटेन करेंगे, उसको अंडर क्वेश्चन लाया और उस पर शक किया और उस पर बड़ी क्रेडिबल रिपोर्टिंग हुई। अब देखें, जैसे आप ही के एक कोलीग हैं ऑन अ डिफरेंट प्राइवेट टीवी चैनल, उनके साथ हफीज पाशा साहब थे, उनके फिगर्स दिल के करीब थे, बात माननी पड़ी। इसी तरह शहबाज राना ने एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा जिसके बाद एक बड़ी बहस खुली कि जो IMF के इनके साथ अरेंजमेंट थे, प्रोजेक्टेड फिगर्स उसमें क्या आ रहे थे, मोडीज इस पे क्या कह रहा था, स्टेट बैंक के फिगर्स क्या कह रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान के फिगर्स क्या कह रहे हैं। तो उन सबको जब हम कंपाइल करते हैं तो फिर जो 4% ग्रोथ अचीव करने का गवर्नमेंट दावा कर रही है उसके ऊपर थोड़े बहुत डाउट्स आते हैं और बड़े वाज़े डाउट्स आते हैं। तो इसके साथ हमारा ये मानना है कि एक तरफ इन्फ्लेशन आपकी, एक तरफ आपकी जब आपकी ग्रोथ ये नंबर्स की बात होगी, मेरा ख्याल है मलिक साहब अगर आप इजाजत दें, मेरा ख्याल है हम तीनों जो है वो और चारों, मैं भी खैर बड़ा नालायक सा तालिब इल्म हूं, मुझे मैशत की इतनी ज्यादा कोई समझ नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल जो सियासी इसका है एंगल, उस पर जरूर बात हो सकती है। मैं सर, ये आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो ये जो खान साहब तो खुद क्रिकेटर हैं, विनिंग कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं बदलना चाहिए, फिर ये क्यों फेडरल सेक्रेटरी भी बदलते हैं, फिर वजीर खजाना भी जो है वो बदलते हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन भी जो है वो बदलते हैं, ये क्यों हुकूमत करती है? सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये प्रेरोगेटिव मेरे प्राइम मिनिस्टर का है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। शहरियार अफरीदी नहीं पसंद, किसी और को ले आए, और नहीं पसंद, उनको वो रिजल्ट चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, आगा रफ़ीउल्लाह साहब जो हैं बहुत प्यारा भाई है और बहुत मासूमियत के साथ बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, और आज मेरा भाई फ्रेश भी लग रहा है, पता नहीं कहाँ कराची में है या कहाँ पे है। अच्छा, मैं इनको बताऊंगा, मैंने कहा कि वजह तो बताएं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो पैकेज है, किसानों को जिनको जलील और रुसवा किया जाता था, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिकॉर्ड सेल हो रही है, 40 अटैच इंडस्ट्रीज हैं। मैं आज आपको बताऊं, ये गंदम 8.1, राइस 13.6, गन्ना 22%, मेज 7.4%, ये जो बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, ये आदाद व फिगर की बात कर रहे हैं। मैं इनको एक और चीज बताऊं, 1.7 बिलियन USD IT एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, ट्रैक्टर 62%, ऑटोमोबाइल्स 30%। ये मुझे बताएं कि ये जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 3 शिफ्टों में काम कर रहा है, ये लोग जो बांग्लादेश चले गए थे, ये लोग जो पाकिस्तान से अपनी तमाम सारी चीजें लेके बाहर चले गए थे, आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट के लिए सिक्योर है। और वो जो प्राइम मिनिस्टर का स्लोगन है
फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म। अच्छा। आज आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट के अलावा दुनिया आ रही है। चलो मुझे एक ब्रेक पे जाना है, अगर एक इजाजत दें जरा ब्रेक के बाद फिर ये जो आम आदमी वाली बात है जो मलिक साहब भी कर रहे थे और आगर रफीउल्लाह साहब ने भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है कि क्या ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो आप सारी बातें कर रहे हैं कि ट्रैक्टर भी बिक रहे हैं, सीमेंट भी बिक रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये आम बंदे को जो है वो फायदा होगा या नहीं होगा, इस बात करते हैं। इस ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही है बजट की, और बजट के ऊपर जो बहस है उसमें आदाद शुमार की तो जंग है, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन जो आज ऑपोजिशन के हवाले से जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है उन्होंने भी रेज किया, मैं चाहता हूं जरा मलिक साहब आप जरा उसे एड्रेस करें। ये मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी इस वक्त है क्या, कि क्या अब ये फैसला हो चुका है कि जो घर भिजवाने की बातें थी, जब जो तहरीक की बातें थी वो अब एक तरफ है, और अब पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ जो है वो लीड करने को तैयार है और पीएमएलएन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करने को जो है वो तैयार है। ये इस्तीफों से प्री बजट बजट सेमिनार तक का जो सफर है, ये क्या इज इट अ पॉलिसी शिफ्ट, या इसको कहा जाए अच्छा अभी हम वक्ती तौर पर जो है वो इस चीज को जो है वो देख रहे हैं? रहमान, ये पॉलिटिक्स है, ये इसमें कोई जामिद नहीं है। जब तक हम पार्लियामेंट के अंदर हैं, हम पार्लियामेंट में बतौर ऑपोजिशन अपना किरदार अदा करते रहेंगे। ये तो एबीसी है। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि फवाद साहब को इतनी बेसिक बात की समझ क्यों नहीं आई, और फिर क्यों उन्होंने इस पे इतना फसी और बलीग एक बयान दे दिया। पार्लियामेंट के अंदर जब तक हमें, और जिस वक्त लीडरशिप कहेगी, अब पीडीएम की लीडरशिप फैसला करती है कि हमने इन असेंबलीज का हिस्सा नहीं होना, तो फिर बिल्कुल सड़कों पर आकर इनके साथ भी वो करेंगे। इनको एक अब जो कुछ तकलीफ अवामुन नास ने पिछले 3 साल से भुगती है, वो उसकी नज़ीर पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। इस तरह की महंगाई, इस तरह की लॉलेसनेस, इस तरह की मिस गवर्नेंस, इस तरह के झूठे मुकदमात, ऐसी प्रोसिक्यूशंस, इस तरह की सोसाइटी के अंदर एक डिवीजन जो गालम गलोच के बगैर बात ही नहीं होती, पूरा सियासी कल्चर तब्दील करके रखे। ये सारी बातें इनके बिल्कुल जो इसका आज देखिए, उन्होंने जहां पर ये कंफ्यूजन की बात की ना मलिक साहब, उन्होंने साथ एक ऑफर भी की, मलिक साहब, उन्होंने कहा कि टाइम आ गया कि अब आप पार्लियामेंट के अंदर ही आ जाएं और वहां पर आके जो दीगर इश्यूज हैं जिनमें इलेक्शन रिफॉर्म्स भी हैं उन पर भी जो बात करें। क्या अभी कोई बात हो सकती है, या गवर्नमेंट ये बार बार जो ऑफर दे रही है आपको पार्लियामेंट में आने की? नहीं, देखिए, पार्लियामेंट में आना कोई इनकी एन एक्ट ऑफ कर्टसी से थोड़ी हमने वहां पे आना है। वी हैव अ मैंडेट। अच्छा। हमारे पास एक ऑपोजिशन की हैसियत में हमारा एक किरदार है। जब तक हम पार्लियामेंट के अंदर हैं हम वो अदा करते रहेंगे। और सेकेंडली जो ये बात के आए बाकी चीज़ों पर बात करें, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे, तो नीयत का सवाल है। अगर आप ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक ऐसे लॉ को जो कि इलेक्शंस के मुतल्लिका होगा और विदाउट द एम्पावरमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन होगा, और आप सीधी उसके लॉ में तरमीम की तरफ चल के बात करना शुरू करेंगे और वो भी ऑर्डिनेंस के जरिए बात करेंगे, तो उसमें आपकी नीयत के ऊपर हमें बदगुमानी होगी। और हम क्यों मानेंगे आपकी ऐसी बात जो कि आप क्लोज डोर्स में बैठ के एक ऐसे टूल के जरिए जो कि इन बड़ी डायर सिचुएशंस में इस्तेमाल किया जाने के लिए कंसीव किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको किस तरह से तस्लीम किया जाएगा, वो कैसे बात मानी जाएगी? यानी आपका इल विल हर चीज में नजर आए और आप ये तवक्को रखें कि ऑपोजिशन हर चीज पर लबैक कहती चली आएगी, तो ऐसे मुमकिन नहीं होता जी। क्या वर्किंग रिलेशनशिप शहरियार अफरीदी साहब बहाल हो सकती है पार्लियामान के अंदर, या चीजें जिस नहज पे चली गई हैं? क्यों मलिक साहब, पीएमएलएन ने जो भी मौकफ अपनाया है इससे इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, ईवीएम के हवाले से, ऐसा लगता है कि वो वर्किंग रिलेशनशिप बहाल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए, कौन इंटरेस्टेड है या नहीं है ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम। अच्छा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुई पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में, उसमें इलेक्शन के बारे में क्या मौकिफ था मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक, जरदारी साहब के आरओस के इलेक्शन 2013 का कहा। इसी तरह हम जब बात करते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, वो क्या कहते रहे, इन तमाम चीजों को साइड पे रख दें।
वो अपने वक्त के बदतरीन मुखालिफ पीडीएम में एक हो गए अगेंस्ट पीटीआई। आज मेरा सवाल यह है कि अपनी मफादात के लिए तो आप एक हो सकते हैं, पाकिस्तान के लिए जब जुडिशल अलग भी हो सकते हैं। हाँ, जुडिशल रिफॉर्म्स, वो प्रोसीजरल जो डिलेज हैं, इसी तरह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पुलिस, प्रिजन, प्रोसिक्यूशन, लेजिस्लेटर्स का जो रोल है, फिर इसी तरह इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, फिर इसी तरह नैब के बारे में। आज आप कहते हैं कि जी इमरान खान अपनों को छोड़ रहे, अगलों पे हाथ डाल रहा है, तो आए पार्लियामान के अंदर। बट ये ऑपोजिशन वो है शहरियार अफरीदी साहब जो पहले आपको ऑफर करती थी, ये मैशत पे ले ले, शहबाज शरीफ ने मिसाक मैशत तक की जो है वो ऑफर की, जरदारी साहब ने भी जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो है वो बात की थी। बट पहले ऐसा तासुर गया जैसे गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अब गवर्नमेंट इनको बुलाना चाहती है। $1 बिलियन क्वेश्चन। हाँ। मैं आपकी ये बात मान लेता हूं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि इन्होंने कहा कि जी हम आपको चार्टर ऑफ इकोनॉमी या मुख्तलिफ चीजों में आपको सपोर्ट करते हैं। पहले दिन प्राइम मिनिस्टर की तकरीर पार्लियामान में आए, तकरीर नहीं होनी थी, उसमें भी नहीं जाऊंगा। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने 2 मौके आए, एक आया ज्वाइंट रेजोल्यूशन 5 अगस्त 2019 35 और 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जब ब्रिगेड हुआ, ज्वाइंट सेशन टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ कि हमारे पेरोल्स पे मेंबरान क्यों नहीं आए। क्या मैसेज गया? जो टाइम के बजाय 3 घंटे इसलिए लेट हुआ, 2.5-3 घंटे। अगली चीज, फेट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ग्रे लिस्ट में से ब्लैक लिस्ट या क्लियर होना था, आपने 30 से ज्यादा शिकें दी, तो मैं आप पे कैसे एतमाद करूं? अगली चीज, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। अभी फैट ऑफ के मामला चल रहे हैं, मिसाइल्स के हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से बयान दे रहे हैं कि ये तो वो मिसाइल है जो गिरा, और फिर हमने क्या किया कौम के सामने। पीडीएम के से हो रहे हैं, आजाद बलोचिस्तान, आर्मी के खिलाफ जो बयान है, और आज जरदारी साहब और बिलावल साहब की सोच, उन्होंने परख लिया उनको कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है इन तमाम चीजों में। अच्छा। आज हम इनको फिर एक दफा कहते हैं, लेट्स फॉरगेट द पास्ट फॉर द सेक ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। आए आगे, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करते हैं, नैब रिफॉर्म्स करते हैं, वो तमाम। आज क्यों अगले 2 साल आज शहबाज शरीफ छोड़े 2 साल के 3 साल, आज शहबाज शरीफ साहब की अप्रोच और शायद खाकान अब्बासी साहब की अप्रोच में क्यों फर्क है? अंदर तजाद क्यों है? ये ब्रेकअप क्यों है? आज कौम के सामने चीजें खुल के आ रही हैं। इसका जवाब मलिक साहब से लेते हैं, लेकिन आगा रफुल्ला साहब, ये घर भिजवाने वाली जो पॉलिसी थी वो क्या अब खत्म हो चुकी है? जो हुकूमत के हवाले से जो आप लोग भी पीडीएम में बात करते थे, तारीखें भी देते थे, क्या अब उस चैप्टर को जो है वो क्लोज समझा जाए? नहीं, देखें, मेरे पहले जो मैंने पहले क्वेश्चन किए थे उसके भी जवाब आपने मेरे भाई से नहीं लिए कि मैंने जो कहा था कि क्या वो कौन सा कमाल कर दिया जिसपे ये फिगर नंबरिंग बहुत अच्छे हो गए। चले ठीक है, आप नहीं चाहते उस पर बात करना। अच्छा। अब आ जाते हैं कि क्या कानून साजी, और एक बात और मेरे भाई ने की कि ज्वाइंट सेशन में सेशन जो है इतना लेट जो स्टार्ट हुआ था, उसमें वो ज्वाइंट रेजोल्यूशन जो हमने पास करनी थी ना, वो 3.5 घंटे लगाने के बाद भी अपोजिशन ने उसको करेक्ट किया था। ये रिकॉर्ड पर मौजूद है, जो बात मैं अभी करने जा रहा हूँ ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। ये मेरे भाई शहरियार अफरीदी साहब उस चीजों को गलत पेश कर रहे हैं। वो देखें, एक मेरा जिस तरह ये बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि ये प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार है कि वो कैबिनेट में तब्दीली करें या ये करें, इसी तरीके से हर मेंबर का ये अख्तियार है कि वो हाउस में बैठकर अपने लोगों की नुमाइंदगी करें। ये बात करना अगर गुनाह है तो ये गुनाह हम करते रहेंगे, ये कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन ज्वाइंट रेजोल्यूशन जो पास करनी थी उसका जो मैटर था या जो उसकी ड्रॉपिंग थी, वो लास्ट टाइम तक भी जब इन्होंने टेबल किया फिर भी हमने इनको पढ़ के दिखाया कि ये गलत है, और वो गलत फिर दोबारा इन्होंने सही किया। तो ऐसा कोई इशू नहीं था कि हमारी वजह से हम। वो ठीक है, अब आपके जवाब आ गए। अब ये देखिए, मैं जो सवाल है कि ऑपोजिशन के अगले 2 साल के लिए मुझे आप थोड़ा सा टाइम तो देना सर, आपको थोड़ा टाइम दें सर। मेरा डिबेट सर फिर तो बड़ी लंबी हो जाती है रफीउल्लाह भाई, डिबेट बड़ी लंबी हो जाती है। फिर आप करवा लिया करें सर, मेरे नहीं सर,
नहीं रफीउल्लाह साहब को टाइम दे। अच्छा, मगर मैंने जो गुजारिश आपसे की थी वो ये की थी कि 2 साल अपोजिशन ने अब गुजारने हैं, तो किस पॉलिसी के तहत जो है वो गुजारने हैं? क्या इनको घर भिजवाना है या एहतजाज करना है या इनको टफ टाइम देना है? ये थोड़ा को बताएं ना, हमें क्लियर करें। देखें देखें हम अपोजिशन में इसलिए नहीं आते हैं कि गवर्नमेंट को गिरा के हम अपोजिशन इसलिए कि गवर्नमेंट की लेंथ सही हो। गवर्नमेंट आज भी अगर जो फिगर जो चीजें ये बता रहे अगर ये सही सिमत में चल पड़े, हम इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आप क्यों भूल जाते हैं माजी? अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद याद करवाया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि हम क्यों ये चाहेंगे कि आपको हम गिराएं या सियासी यतीम या सियासी शहीद या सियासी तौर पे कोई मौत दें। हम चाह रहे हैं कि आपने 22 करोड़ आवाम के लिए उस तमाम तर बातों पे जो सिलेक्टेड सारी चीजें होने के बावजूद हम चाह रहे हैं कि मुल्क इस वक्त इसका मुत्तमिल नहीं है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रो आ जाए कि फिर दोबारा हमें देखें। अगर ये फिगर और ये सारी चीजें मुल्क अच्छी तरफ चलता है तो मेरे बच्चे का मुस्तकबिल और फ्यूचर ब्राइट होता है, मुझे खुशी होगी। ये नहीं है मेरे अंदर, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मुझे इस चीज में कोई हार नहीं होगी कि मैं बोलूंगा वेरी गुड, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप अच्छा कर रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन करें। थोड़ी देर पहले भी मेरे आपसे सवाल था कि अफरीदी साहब से कहे कि ऐसा आपने क्या रोड मैप दिया, ऐसा आपने क्या किया जिससे हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। किसानों को वो कह रहे हैं कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन पैकेजेस का जो है वो जिक्र किया है, वो आप खुद जवाब दे दीजिएगा। बट मैं अगर रफीउल्लाह साहब एक चीज जरा क्लियर करें कि ये जो 2 साल के अब ये हुकूमत जो आपको ऑफर कर रही है कि आप इलेक्शन रिफॉर्म्स पर आ जाएं, आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर आ जाएं, आप बाकी चीजों पर आ जाएं, जुडिशियल रिफॉर्म्स पर आ जाएं, तो आप तैयार होंगे पार्लियामान के अंदर आने के लिए, इनसे बात करने के लिए? पीएमएलएन की तो पॉलिसी मलिक साहब ने जो है वो बता दी है। नहीं, हम तैयार हैं, हम तैयार थे, हम तैयार रहेंगे। पार्लियामेंट के अंदर हर चीज के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इशू पता है क्या, जब आप अगर देखें अभी लास्ट सेशन में पता है क्या हुआ, आप बिल्डोज करते हैं। आप बिल्डोज ना करें खुदा के लिए, आप अवामी राय को मुकद्दम करें, आप अपोजिशन की राय को मुकद्दम करें, आप अपोजिशन की राय लें। आप सिर्फ बताएं नहीं, यहां पर पीटीआई हुकूमत का वसीला ये है कि हमने बता दिया, दैट्स ऑल। हम कहते हैं आप डिस्कशन करें, आप अपोजिशन की राय लें और बेहतर सोल्यूशन पे पहुंचे। हर रिफॉर्म्स के लिए हम तैयार हैं। चलें ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जरा बात करते हैं। अफरीदी साहब वो जरा क्लियर कीजिएगा, वो 2 दफा जो है वो सवाल दोहरा चुके हैं। शहरियार अफरीदी साहब का कहना है मैं जवाब दे चुका हूं, बट वापस आकर जरा उस पर भी बात करते हैं। इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। एक तो शहरियार अफरीदी साहब वो अगर रफीउल्लाह साहब इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो जवाब उनका जो है वो चाहिए उन्हें। दूसरा, ये बजट पे जो अब ये सफ़बंदी हो रही है हुकूमत के खिलाफ, ये और फिर इसके बाद जलसों का भी आज मौलाना फजलुर रहमान ने बात की, क्या ये हुकूमत के लिए कोई पॉलिटिकल चैलेंज आप समझते हैं ये है? हम इनको वेलकम करते हैं। जितने जलसे करने हैं या जलसियां करनी हैं, जितने प्रोटेस्ट करने हैं, लॉन्ग मार्चेस करने हैं, करें। अच्छा। लेकिन पार्लियामान का जो रोल है और पार्लियामान के अंदर जो आपका काम है वो करें, ठीक है? नंबर 1, हमें टफ टाइम दें। जब बात आई मेरे भाई ने कि ये फिगर्स कहाँ से आए, तो कंस्ट्रक्शन पैकेज, एग्रीकल्चर पैकेज, वो सियालकोट की, फैसलाबाद की लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जो इंसेंटिव्स दिए, गैस, बिजली, फिर सबसे बढ़कर ये कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो 1 विंडो सर्विस, फिर आपके रिकॉर्ड रेमिटेंसेस, आपके इनिशिएटिव्स जो आपने वो $19.2 बिलियन का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो एमी तो खत्म नहीं हुआ। अच्छा। फिर आपने क्या किया कि ईज ऑफ बिजनेस, आप कैसे इतनी 31 गो में 30 स्टेप्स आप आगे गए। सिमिलरली ये जो पैसा आता है वो देहाती लोग, पाकिस्तान के वो लोग जो कि शहरों से ज्यादा देहातों में रहते हैं, वो जब रेमिटेंसेस की शक्ल में जो हुंडी हवाले के हाथ चले जाता था, अब ये जो पैसा है लोगों के पास आ रहा है और वो प्रॉपर्ली इन्वेस्ट हो रहा है। लोगों इंटरनल जमीनें वापस ली जा रही हैं माफिया से, माफिया के खिलाफ एक्शन है। अब और तो छोड़ें,
एक इदारा था जो अनटचेबल्स थे, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स। ये जब क्रैक डाउन होता था तो हम इस सवाल करते थे कि जी ये कैसे हो गया कि पुलिस को भी नहीं पता, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं पता, और स्टेट लाइन पे कब्जा हो गया या ग्रीन बेल्ट पे कब्जा हो गया। अच्छा। तो अभी रिफॉर्म्स ये हैं कि अब जो भी सरकारी अफसर होगा उस पे भी कानून, ये नहीं कि 3 महीने के लिए आपने ओएसडी बना दिया, फिर थिंग्स आर चेंजिंग क्वाइट थिक एंड फास्ट, लोगों का एतमाद बढ़ गया। बात सुने, जो महंगाई है वो बार बार आम आदमी वाला सवाल तो आपसे अभी भी पूछा जा रहा है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट खुद भी एतराफ कर रही है कि महंगाई है। महंगाई देखें, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था कि जब आप रिफॉर्म्स करेंगे वो बड़े पेनफुल होते हैं। हाँ। टर्की इज अ क्लासिक एग्जांपल। अब इंशाल्लाह आम आदमी को फायदा, 1,75,00,000 लोगों को कोविड में आपने रीच आउट किया है। हम हर एक कोशिश कर रहे हैं उस तमाम माफिया, अब इमरान खान शुगर माफिया, व्हीट माफिया को क्या सजा देंगे? इमरान खान सजा नहीं दे सकते। देयर इज अ जुडिशियल सिस्टम, उस मैकेनिज्म के थ्रू उनको सजाएं मिलेंगी। आज ये बावर करा रहे हैं तमाम लोगों को। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने कहा कि आपने चीनी, और आप कह रहे हैं कि अगर ये वाकई बंपर क्रॉप्स हो रही हैं गंदम की और गन्ने की, आपको फिगर्स बता दी, चीनी फिर ये कीमतें क्यों नहीं कम हो रही? देखें ना, कहीं पर तो इसको लिंक करना है आम आदमी के साथ। वो माफिया देखें, डिप्टी कमिश्नर के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्राइस कमेटीज हैं, उसके अंदर वो तमाम लोग हैं जो होल्डर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं। ठीक है जी। अब मुझे बताएं कि सूबों के अंदर सूबाई 18th अमेंडमेंट हर चीज वफाक पे डाली जाती है। चले पंजाब को मैं ऑन करता हूं, केपीके को ऑन करता हूं, गिलगित बल्तिस्तान में हमारी अपनी हुकूमत है, मैं ऑन करता हूं। सवाल यह है कि आज वो तमाम मेजर्स जो कि लेने चाहिए सूबों को और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, जो रेट है उसके मुताबिक चीजें बिकनी चाहिए। जो वो तमाम लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको इबरतनाक सजाएं। बेसिकली आप ये कह रहे हैं, जो मैं आपका आर्गुमेंट समझाऊं कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ये सारी चीजें जो है वो आम आदमी तक पहुंचनी है। एब्सोल्युटली। इस्लामाबाद में आप चले जाएं, इस्लामाबाद में फ्रूट मार्केट में चले जाएं, सब्जी मंडी, वहां पे रेट देखें और बाहर रेट देखें। अब ये ओनस किस पे आता है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने 12 तमाम ब्यूरोक्रेट्स को सूबों के लेवल पे उनसे रिक्वेस्ट की। ठीक करें अभी आप, अब सिस्टम को किस तरह से ठीक करें? सिस्टम को ठीक करें, जो डिप्टी कमिश्नर, जो कमिश्नर, हमने खैबर पख्तूनख्वा में 2013 से 18 में क्लासिक एग्जांपल सेट की थी। जो कंप्लायंस नहीं करता था, ही यूज्ड टू बी पेनलाइज्ड। अब यहां पे भी पेनलाइज होंगे। पंजाब के अंदर तो बल्दियाती इदारे आप लोग नहीं, अभी उनको चार्ज नहीं दे रहे हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो जली सतह पर तो आप लोगों के पास ही है। पंजाब के अंदर सूबाई सतह पर यही तो कह रहा हूं, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मलिक साहब, पूरी टीम है। मलिक साहब, ये जो सिस्टम वाली बात शहरियार आफरीदी साहब करें, ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम इन्होंने जो नक्शा खींचा, क्या वाकई इस सिस्टम की वजह से आम आदमी तक जो है वो चीजें नहीं पहुंच रही, या जिसको हम कहते हैं फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर नहीं पहुंच रहे? रहमान, मैं देखिए, मुझे कुछ इस बात पे कभी शुबा होता था क्योंकि पढ़ रखा था, लेकिन प्रैक्टिस होते नहीं देखा था। तो मेरा ख्याल था कि शायद हमारे लाइफ टाइम में वो 1940s की वो गोबल्स प्रोपोगेशनिस्ट स्कीम आज के दौर में रेलेवेंट है। रियलिटी सरफेस कर जाती है। ट्रस्ट मी, जो शहरियार साहब कह रहे हैं, मुझे उनका आई हैव अ ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम, लेकिन जो शहरियार साहब कह रहे हैं इसके टोटल ऑपोजिट है। आप देखें आज बिजली का बिल देना। अच्छा मलिक साहब, मेरा ख्याल है अजान भी हो रही है, तो अगर आपकी इजाजत हो जरा ब्रेक के बाद आप इस सवाल का जवाब दे लें। मैं उतनी देर जो है वो ब्रेक ले लेता हूँ और फिर वापस आता हूँ तो आपसे इस सवाल का मैं जवाब लेता हूँ, फिर ये जरा डिटेल में जरा बात कीजिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जी मलिक साहब, जो आप बात कर रहे थे और जो सवाल था सिस्टम के हवाले से कि ये नीचे तक जो है वो ट्रांसफर कैसे होना है, ये मईशत में बेहतरी का दावा। मैं एक तालिब इल्म के तौर पे ये देखता था कि एक ग्लोबल स्टाइल प्रोपोगेशनिस्ट, एक पूरा जिसमें आप ब्लैक को वाइट, सही को गलत, और कोई बीच में उसकी वो उसकी कोई सब्सटेंशिएशन भी ना हो, तो बट यू कैन जस्ट कैरी ऑन सेइंग व्हाट यू आर, जो आप कहना चाह रहे हो वो आप कहते जाए, उसका हकीकत से ताल्लुक कोई ना। और हकीकत क्या है, देखें आज गरीब आदमी की ज़िंदगी मुश्किल है। आज बिजली का बिल अदा करना तकरीबन नामुमकिन है।
बच्चों की फीस देना नामुमकिन है, पेट्रोल की कीमत आप देख लें, खाने पीने। अच्छा देखिए, एक सेकंड ठहरे, मुझे एक सेकंड। शरियार साहब, मैंने आपके उमर अयूब साहब आज से चंद रोज कबल मेरी उनके साथ एक मीडिया इंटरेक्शन हुई, तो मैंने उनसे सिर्फ 2 सवाल पूछे। जिस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ की आज आप बात कर रहे हैं, वो उन्हीं बिजली के मंसूबों के समरात की बदौलत आज आपके कारखाने चल रहे हैं और आज आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। बिजली एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आप कंपैरिजन करते हो इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज। आप एक नहीं देखिए, मुझे इजाजत दें प्लीज, मुझे इफ वील कीप ऑन इंटरप्टिंग ईच अदर तो शायद ना मैं अपनी बात मुकम्मल कर पाऊंगा। चलें कर लें, जरा टाइम कम है। मैं जरा मलिक साहब नहीं देखिए, आप मैं मान किस लिए नहीं रहा, देखिए शरियार साहब, मैं मान किस लिए नहीं रहा क्योंकि आप हक़ाइक़ के मुनाफी बात कह रहे हैं, और मैं इसलिए नहीं मान रहा कि जब ये बिजली के कारखाने मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में लगे तो 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, सनत का पहिया भी बंद था, मजदूर का बिल्कुल आप जानते हैं उसके घर तक रोजी नहीं जाती थी, किसान का ट्यूबवेल बंद था। ये सारी बातें दुरुस्त हैं, इसमें कोई आपके और मेरे कहने की बात नहीं, लोगों को पता है जिन्होंने ये भुगता है। और आज खुद कफील हैं बिजली में, और आपके पास मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपको दावत देता हूँ, अगर आपके पास कौमी असम्बली में हिम्मत नहीं है करने की, मैं आपको सूबाई असम्बली पंजाब का प्लेटफॉर्म देता हूँ, आए एक एनर्जी सेमिनार करते हैं, लेट्स आप अपने पीटीआई के वो सारे विजिट लाकर बिठाएं, आप हमारे साथ उस एनर्जी पॉलिसी पर जो कि मुस्लिम लीग नून के दौर में थी और जो आज आपकी है, लेट्स कम सिट, एक्सपर्ट्स को बिठाएं और फिर फैसला करें कि आप गलत कह रहे हैं कि मैं सही कह रहा हूं। झूठ बोल देने पे तो कोई रुकावट नहीं है। लिमिटेशंस की जो बात गवर्नमेंट कर रही है मलिक साहब, हाँ ठीक है, लिमिटेशंस की बात ये मैं शहरियार आफरीदी साहब से बाद में पूछता हूँ, क्योंकि लिमिटेशंस भी तो अरबाब इख्तियार ने जो है वो उनको दूर करना है। अब अगर रफील साहब योर फाइनल कमेंट जी, ये सिंसियर हैं, सम्राट तो पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो हुकूमतें आड़े आ जाती हैं, इख्तियारात आड़े आ जाते हैं। देखें, बात ये है कि जब बंदे से खुद कुछ ना हो ना, फिर उसको हर जगह रोड़े अटकाते हुए नजर बात आप अब वो बात तो हमने नहीं की थी कि 90 दिन में ये करूंगा, 200 लोगों की मेरे पास टीम है। असद उमर के बारे में आपने जो कमेंट्स किए, स्टील मिल के लिए आपने जो बातें की, हमने तो ये होप आवाम को नहीं दिलाई, ये होप आवाम को आपने दिलाई। हम वही बात करते थे जो कर सकते थे और जो कर रहे थे, जिसको स्मूथली हम चीजों को सेट कर रहे थे, और हमारी जंग जो थी वो एक सोच आती, वो सोच थी जो हर साल, हर 2 साल 3 साल बाद जमहूरियत पर अटेम्प्ट करती थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 18वीं तरमीम के बाद बहुत सी चीजों को आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने पावर्स डिलीवर करके एक पार्लियामेंट को पावर में किया। लेकिन फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये सारे सब्ज ख्वाब आपने दिखाए, सब्ज ख्वाब दिखाने के बाद अब हम आपसे कह रहे कोई रोड मैप दिखा दे कि जिससे आने वाला वक्त अच्छा होगा, वो आप नहीं दिखा रहे। ठीक है, ठीक है सर, दावे आपके थे, पूरे भी आपने करने। अब ये इधर उधर की बातें ना करें, इधर उधर की बातें ना करेंगे इंशाल्लाह। पर कैपिटा इनकम $1361 से $1543 बन गया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल कंपनीज, मैं आपको कितनी एग्जांपल्स कोट करूं। सिर्फ एक चीज, जिन्होंने बिजली और LNG के मुआहदे किए कि 20-20 साल के बने या ना बने हम डॉलर में पेमेंट करेंगे, रेकोडेक में क्या हुआ, इन्होंने वो मुल्क को जिस नहज के कर्जे लिए ऑन ग्राउंड, आज इंटीरियर सिंध में चले जाएं, जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किया, मैं ज्यादा डिटेल में, सिर्फ एक चीज, अवाम बाशऊर है। 2023 में हमारी जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पे अवाम फैसला करेगी। लेकिन एक चीज खुदा के लिए, आज वो लोग जो अपने आप को अनटचेबल समझते थे, आज वो लोग जो इस रियासत को लूट मार अपना और इस मुल्क से पैसे बाहर ले जाना अपनी सवाबदीद समझते थे, उसको आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने डंके की चोट पे रोका है। और हम चाहते हैं कि आए आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए पार्लियामान में लेजिस्लेशन कराएं और एक ऐसी कौम बने कि जिस पर आने वाली नस्लें खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया शहरियार आफरीदी साहब, मलिक साहब, थैंक यू सो मच। अगर